पुलिस वालों से जानकारी मिली थी कि आपकी गाड़ी जो है वो 400 फुट गहरे नाले में जा गिरी थी। और मेरे साथ सफर कर रहे 5 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी, जिसमें मैंने शायद 2 महीनों में 3 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अपने कोच साहब श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से मिला, जो मुझे आर्चरी में लाए कि जम्मू कश्मीर में अर्जुन अवार्ड को तो छोड़िए, हम पैरा आर्चरी में ओलंपिक का मेडल तक दे दिया। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है, तो आप पूछिए कभी किसी को। आज मेरी एज 40 साल होगी, मैं 2 साल और खेल लूंगा, 3 साल और खेल लूंगा। जब तक खेल रहा हूँ तब तक सेंटर से कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा, मेरा पालन पोषण चलता रहेगा परिवार का। उसके बाद कहाँ जाऊंगा मैं? करीब करीब 35 इंटरनेशनल मेडल पैरा आर्चरी ने जम्मू कश्मीर को दिए। आज अगर पैरा आर्चरी की टीम नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप खेलने जाती है, वहां 4 लोग जाते हैं, वो 4 लोग सेम टी शर्ट पहन के नहीं खेल सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल हमें एक ट्रैक सूट टी शर्ट भी नहीं देती। मुझे जी। उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी या खेल मंत्री जी हमें बुलाएंगे, किसी ने हमें बुलाया नहीं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो प्राइज मनी हमें मिली थी, उसकी कारण मैं अपना घर जो है वो बना पाया हूँ। जी। पहले तो राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। जी। थैंक यू सर, थैंक 2009 में आप 25 साल के थे, आप एक एक्सीडेंट के यू। साथ जूझे, और उसके बाद जी 33 जी साल की एज में आप आर्चरी शुरू किया, 32-33 एज में। पर जब एक्सीडेंट हुआ जी। तो क्या इमोशनली, मेंटली कैसे आप उभरे? वो सिचुएशन कैसी थी सर, पहले वो बताइए। सर, जब एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद मतलब एक्सीडेंट स्पॉट से, जबकि बाद में मुझे पुलिस वालों से जानकारी मिली थी कि आपकी गाड़ी जो है वो 400 फुट गहरे नाले में जा गिरी थी। और मेरे साथ सफर कर रहे 5 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट। और छठे जो ड्राइवर थे, उनकी रीढ़ की हड्डी गले के नीचे से टूट चुकी थी। और वहां से सर, जब ये पता चला कि इतना दूर हुआ है, तो मुझे सर कुछ भी उस समय समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी टांगों को बिल्कुल हिला नहीं पा रहा था, कमर से नीचे का हिस्सा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मतलब ये था कि भारीपन सा महसूस हो रहा था, पर फील नहीं हो पा रहा था। उसके बाद सर मेरे घर वालों ने, मेरे जो बड़ी बहनें हैं मेरी, 3 जीजाओं ने मुझे अमृतसर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए। और वहाँ डॉक्टरों का ये कहना था कि अगर आपके जैसे हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, तो उनमें से 90%, 95% जो है वो अपने पैरों पे चल पड़ते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसमें टाइम कितना लगेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। जी। तो सर वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हुआ, मैं वहाँ पे 17 दिन उस हॉस्पिटल में, हरदास सिंह हॉस्पिटल में रुका था। 17 दिन के बाद मैं घर आया सर। सर 6 7 7 8 महीने तो 7 8 महीने 1 साल तक तो मैं खुद से बेड पे करवट भी नहीं बदल सकता था। हालत ये थी, क्योंकि रात को भी या दिन को भी बेड पे कितनी देर आदमी लेट सकता है। तो वो जी। थोड़ा होते होते, और फिर बीच में जब 2 ढाई साल हो गए सर, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो मतलब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जी। और मेरे माता पिता उसकी वजह से काफी दुखी रहते थे। बीच में सर मेरा 2013 की बात है, लास्ट की, नवंबर दिसंबर की, जिसमें मैंने शायद 2 महीनों में 3 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। गॉड। ओके। तो उसके बाद सर मतलब इतना दिमाग भी काम नहीं किया, क्योंकि जब मैं बिजली की तार को पकड़ लेता था तो एमसी ट्रिप हो जाया करते थे, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन ये सोच लिया था सर 2000 उसके 3 अटेम्प्ट के बाद कि जिंदगी को मुझे जीना नहीं है। क्योंकि जी। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर आज भी मैं मर जाऊं, तो मेरे माता पिता ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल रोएंगे। उसके जी। बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कोई रिश्तेदार उसमें घर में कुछ फंक्शन होगा, या कहीं मेरे माता पिता जाएंगे, वहां मुलाकात होगी, मेरा नाम लिया जाएगा तो मुझे याद करेंगे, लेकिन इनकी जिंदगी सुखद हो जाएगी। और घर के हालात कुछ ऐसे थे कि महीने बाद जब दवाई लेने हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो वो मुश्किल हो जाती कि दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सर मैंने ये सब करने का ठाना, पर भगवान को कुछ और मंजूर था। फिर जी। 2014 में सर मैंने क्योंकि जब ये सब नहीं हुआ, तो 2014 में जो हैंडीकैप पेंशन लगती है, अभी जी। भी
पेंशन मिलती है लोगों को। जी। तो वो मेरी पेंशन लगी उस समय, जो थी वो पेंशन 400 रुपये मिलते थे प्रति माह। तो पेंशन मुझे 9 महीने की इकट्ठी मिली थी, क्योंकि उस टाइम कैश मिलती थी, वो मनी ऑर्डर आता था, कैश मिल जाते थे। जी। तो 9 महीने की पेंशन जो मुझे 3600 रुपये मिले थे, उनसे मैंने मोबाइल रिचार्ज का काम शुरू किया था। और ओके। उसी काम को सर, उसी 3600 रुपये के काम से मैंने उसको आगे बढ़ाया। और 2017 जो जून में मैं अपने कोच साहब श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी से मिला, जो मुझे आर्चरी में लाए। और 2017 से लेके सर जिंदगी बदल गई है। अभी आपके सामने हूँ आज। पैरालंपिक मेडल भी है, अर्जुन अवार्ड भी आपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने देशवासियों के लिए लाया है। ये सर जिंदगी की कहानी है, छोटी सी। राकेश सर, जब सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे मैं जी किसी पे डिपेंड क्यों रहूं, मेरी मेडिसिन आ जी रही है घर के, बहुत ज्यादा आप रईस बनी हो, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जी हो। बट जी वो, जब वो 3600 रुपये आया, आपने छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करा, और उससे जी। आर्चिरी तक, कोच साहब तक मिलने का सफर वो कैसा रहा जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया उसके बाद? पर शुरू शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में क्योंकि इस मोबाइल रिचार्ज में ज्यादा कमाई तो है नहीं, क्योंकि जी। आपको 1,000 रुपए के रिचार्ज करने पे सिर्फ 30 रुपए मिलते थे। जी। और वो भी कई बार ऐसा हो जाता था कि कोई फ्रेंड है, उसने फोन करके बोल दिया 50 रुपए का रिचार्ज करा लिया, और 8 दिन पैसे नहीं दिए, तो वो कमाई भी नहीं मिलती थी। लेकिन जी। ये था कि मैं अपने आप को बिजी रख पाता था। जी। कोई आ रहा है, क्योंकि कोई मेरे पास दुकान नहीं थी। मैं स्टार्टिंग में सिर्फ घर के बाहर रोड पे बैठ के रिचार्ज किया करता था, रोड पे व्हीलचेयर पे बैठ जाता था, और जी। वहीं से अपना रिचार्ज जो है काम चलाता था। तो कोई ना कोई रास्ते में आने जाने वाला जो मेरे जानकार थे, जो मुझे मिलते थे, कोई 2 मिनट बैठ रहा है, कोई 10 मिनट बैठ रहा है। तो मेरा क्या था कि मैं अपने आप को बिजी रखने लगा था, मेरे दिमाग में ये उल्टे ख्यालात मतलब नहीं आ रहे थे। और जी। उसके बाद सर जैसे कोच साहब से मिले, मुझे तो आर्चरी का पता भी नहीं था कि आर्चरी जी। होती क्या है। जी। क्योंकि हमें हमें तो यही लगता था कि जम्मू कश्मीर में रह के, मतलब जब एक बंदा व्हील चेयर पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। सर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे घर से कटरा जो टाउन है हमारा, 3.5 किलोमीटर दूर है। ओके। और उस टाइम मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि ऑटो वाला 100-150 रुपये लेगा तो मुझे कटरा टाउन में घुमा के ले आएगा। वो 100-150 रुपये नहीं होते थे, और मुझे टाउन में गए 6-6 महीने हो जाते थे। जी। जिंदगी आसान नहीं थी सर, लेकिन क्या था कि कुछ करने का जज्बा था। हमारे पिताजी कारपेंटर थे, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत अपनी लाइफ में की हुई थी। और उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया था, इसलिए कि किसी के ऊपर डिपेंड ना होने की वजह से मैंने ये छोटा सा रिचार्ज का काम खोला, जिससे मतलब जो भी चाहे 2 रुपए मिलते, 10 रुपए मिलते, लेकिन शाम को वो अपने हक की कमाई होती। और राइट। उसके बाद जब आर्चरी में आए हैं, तो आर्चरी में तो कोच साहब ने मतलब इतना मोटिवेट कर दिया था कि जो जो वो मुझे बोलते जा रहे थे वो मेरे साथ होता जा रहा था। ओके। जब मैंने जुलाई में शुरू किया था, तो उन्होंने सितंबर में मुझे ये कहा था, सितंबर 2017 को, कि 2018 जो इंडोनेशिया जकार्ता में एशियन गेम होगी, राकेश तू उसमें खेलेगा। उस समय तो ऐसा लगता था कि सर मतलब दुनिया, पूरी एशिया के खिलाड़ी उसमें आएंगे, पूरे भारत के खिलाड़ी उसमें आएंगे। मैं तो अभी इस खेल में नया हूँ, जी। मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो कोच साहब ने कहा वो हुआ। उसके बाद दो टोक्यो पैरालंपिक में मैंने क्वालिफाई कर लिया। मैं वहाँ, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि तुम खेलोगे। मैं वहाँ खेला। उसके बाद तो सर मतलब जिंदगी 2021 के पैरालंपिक के बाद तो जिंदगी बदल गई। जी। 2023 में पूरे साल में मैंने कम से कम 14 मेडल, जी। बिल्कुल। 2023 में 14 मेडल मैंने पूरे साल में लिए। और 2024 में भी मैंने काफी सारे मेडल जो हैं अपने देश देश के लिए मैं जीत के लाया। तो ये एक मेहनत थी, एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। मतलब अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो लोगों का जो नजरिया है हम दिव्यांगजनों के प्रति, उसको मुझे बदलना है। बिल्कुल। और आज भी यही सोच है मेरी बिल्कुल कि सर। मैं उस तो नजरिए को बदलूंगा। बिल्कुल सर। सर, एक चीज और देखी जाए, आपने फैजा पैरालंपिक वर्ल्ड रैंकिंग में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, जी वर्ल्ड रैंक 1 भी रहे, अभी वर्ल्ड हम्म, 5 हो। उसके साथ साथ आपने पेरिस पैरालंपिक में जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, जब आप पोडियम में जी खड़े थे सर, वो मूवमेंट जी। डिस्क्राइब करें, क्या फील था?
एक बहुत बड़ा इवेंट, उसमें पोडियम में मेडलिस्ट बनना, तो क्या दिमाग में क्या चल रहा था तब? सर इस बार जो पेरिस में हम लोग खेल रहे थे, या उससे पहले भी, मतलब पेरिस खेलने से पहले सर, मैं 17 इंटरनेशनल मेडल जीत चुका हूँ। जी। और वो 17 इंटरनेशनल मेडल आप पोडियम पे खेल के ही जीत सकते हो। जी। तो पोडियम का एक्सपीरियंस जो था वो नया नहीं था, लेकिन इस बार नया क्या था कि इस पिछली बार जब टोक्यो में हम लोग खेले थे, कोविड की वजह से वहाँ क्राउड नहीं था। जी। लेकिन इस बार इतना क्राउड था कि आपके जहां बैठ के आप तीर चला रहे हो, आपके पीछे और आपके आगे जो 5,000 लोग जो आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपके हर एक एरो पे, चाहे वो 10 लगे चाहे वो 9 लगे, उसके लिए चीयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो एक हल्का सा प्रेशर तो आता ही है सर। लेकिन ये मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने बड़े कंपटीशन के लिए आपने तैयारी की है, तो इन सब चीजों को भी दिमाग में रख के जब आप मेंटल ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आप इस मुकाम तक पहुंच के मेडल जीत सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपके साथ इंडियन टीम थी जो आपको हुटिंग भी कर रही होगी, मोटिवेट भी कर रही होगी, और साथ में आपके साथ शीतल देवी, जम्मू कश्मीर के जी एक और ग्रेट प्लेयर, जब आप दोनों इकट्ठे जी। खेलते हैं तो किस ढंग से वो कोऑर्डिनेशन, वो मोटिवेशन, वो परफेक्शन कैसे है सर, वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनता सर कोऑर्डिनेशन का तो ये है, क्योंकि मैं और शीतल एक ही ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। है? जी। हम दोनों मतलब करीब करीब पूरा दिन एक साथ रहते हैं। और शीतल ने जब स्टार्ट किया था और स्टार्ट करके वो इस मुकाम तक आई है, मेरे साथ भी उसने खेला है, उसने दूसरे लोगों के साथ भी खेला है। तो ये सर कोऑर्डिनेशन जो था, ये हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करने की वजह से आया था। क्योंकि हमें एक दूसरे का, मेरे अंदर क्या वीकनेस है वो उसको पता था, और उसके अंदर क्या है वो मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था, क्योंकि ये अभी छोटी है, तो जी। इसको संभालना मेरा काम है। तो मैंने जी। उसका उस तरह से भरपूर साथ दिया। और ये मेडल जो है, ये दोनों की मेहनत से है सर। अगर आप जी। कहें कि अकेले मेरे या अकेले शीतल की वजह से नहीं, दोनों की मेहनत से। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में कुलदीप सर का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको जी उन्होंने बताया कि आर्चरी के बारे में, तो कभी आपने उनसे जी। पूछा कि उन्होंने आप में क्या देखा कि उनको लगा कि आप आर्चरी कर सकते हैं? सर देखिए, एक कोच जो होते हैं, गुरु जो होते हैं ना, उन उनकी उनको हम ये पूछेंगे भी तो वो शायद हमें ना बता पाए। क्योंकि एक गुरु जो अपने शिष्य में देख लेता है, क्योंकि हमने सुना है कि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पहले ही कह दिया था कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनोगे। जी। तो जी। वो उन्होंने क्या देखा था, ये ना तो शायद मुझे नहीं लगता कि अर्जुन ने कभी पूछा होगा, और ना जी। उन्होंने कभी बताया होगा। जी। जी। तो आपने कभी उनसे पूछने की कि सर मैं तो एक अपने वहां नहीं ट्रेनिंग कर, नहीं कभी नहीं की? ग्रेट नहीं, ग्रेट। कभी ओके नहीं। सर। सर आपकी ट्रेनिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई, उस जी फैसिलिटीज में वो किस तरह की फैसिलिटी है, और वो फैसिलिटी सक्सेस तक आपको कैसे लगी, थोड़ा बताइए सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्चरी जो है काफी एक्सपेंसिव गेम है। जी। इसकी किट आज के टाइम में 5 से 5.5 लाख रुपए में बनती है, जो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए खरीदना बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे, और अगर कोई भी दिव्यांगन यानी कि पैरा प्लेयर वहां पे ट्रेनिंग के लिए आता है, तो जी। उसे वो किट फ्री दी जाती है। ओके। ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वहां पे कोचिंग आपको फ्री मिलती है। और जो भी इक्विपमेंट या जो भी टारगेट जो भी आपको चाहिए, वो श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो जी। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैं उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता था। तो जी। मैं इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करूंगा, कि जिन्होंने मतलब एक टेम्पल ट्रस्ट होने के बावजूद स्पोर्ट्स में अपना हाथ आजमाया। और आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी को हमने एक वर्ल्ड मैप पे लिखवा दिया कि वहां बिल्कुल। भी अच्छे आर्चर जो है वो तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये कि ऐसी एक ऐसी गेम है जहाँ आपको आपको ब्रेन के साथ और बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो वो आप वो कोऑर्डिनेशन कैसे बना? सबसे पहले ये होता है कि आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा इसको। ये 1-2 दिन में सीखे जाने वाला खेल नहीं है, आपको इसको बेसिक से। और दूसरा सर, जैसे एक प्लेयर मैच्योर होता जाता है, क्योंकि आर्चरी इज ए माइंड गेम। आर्चरी आप सिर्फ दिमाग से खेल सकते हो। तो दिमाग को स्ट्रोंग करने के लिए सुबह शाम मेडिटेशन हम लोग करते हैं।
मतलब अपनी हार्ट बीट को रोकने के लिए बेली ब्रीदिंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज सर, अपना जो फिजिकल वर्कआउट है वो भी मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, क्योंकि आपको माइंड ट्रेनिंग के साथ साथ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि आपके बो का वेट 4.5 से 5 और 5.5 किलो के आसपास हो सकता है। तो वो होल्ड करने के लिए आपके पास पावर भी चाहिए, और तीर चलाने के लिए आपके पास माइंड भी चाहिए। तो ये सब चीजें सर हमारे कोचिस ने हमें सिखाई हैं, और हम उन्हीं पे वर्क करते हैं, उन्हीं पे फोकस करते हैं, और उन्हीं को बार बार ट्रेनिंग में रिपीट करते हैं, जिससे कि हमारा फोकस अच्छा बना रहे और हमारा गेम भी इम्प्रूव होता रहे धीरे धीरे। सर मैंने जो हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं बैडमिंटन में, मनीषा रामादास, जो आपके साथ ही गए थे, हम्म। उनका भी इंटरव्यू लिया। हाँ जी। और उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात की कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, और आपके इंटरव्यू से भी हाँ निकल जी। के आ रहा है कि आप भी मेडिटेशन करते हैं। तो हाँ जी। मेडिटेशन स्पोर्ट्स में या किसी की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है सर, थोड़ा ये बताइए। पर देखिए, मेडिटेशन आपको अपने दिमाग को शांत रखना, देखिए बोलते तो सभी हैं कि कूल डाउन, अपने आप को शांत रखो, ये इतना आसान नहीं होता है सर। आपको हर दिन उसके लिए आप 5 मिनट से स्टार्ट करोगे, आपको 15 मिनट 20 मिनट तक वो करना ही होगा। सर आपने सुना होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा इस मामले में। आपने सुना होगा कि सतयुग में लोग 12 साल तपस्या करते थे जी भगवान को पाने बिल्कुल। के लिए। जी लेकिन क्या आज आप 12 मिनट भगवान की तरफ ध्यान लगा के बैठ सकते हैं? नहीं, नहीं बहुत बैठ मुश्किल सकते, है। जी। क्योंकि आपके दिमाग में हजारों ख्याल आएंगे जी कि आपका ये काम छूट गया, आपका आपका बच्चा आज स्कूल नहीं गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो आप आज के टाइम पे आप 12 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जी। तो साइंस क्या कहती है कि एक आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए एक जगह पे फोकस कर सकता है। ये तो हम लोग मेडिटेशन ज्यादा इसलिए करते हैं कि वो जो 3 सेकंड जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, तो हम उस 3 सेकंड को बढ़ा के 3 से 5 या 5 से 7 सेकंड तक लेके जाएं, ताकि अगर कहीं कंपटीशन में हवा हो, क्योंकि हमारा तो आउटडोर कंपटीशन है, जी कंपटीशन में हवा हो, यहाँ पे हम अपने बो को स्टेबल ना रख पाए, तो उसके लिए अगर होल्ड भी हो जाए तो हमारा एरो जो है वो 10 लगे या 10 के आसपास लगे। तो इसलिए मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारा ड्यूरिंग कंपटीशन हमारी हार्ट बीट तेज ना हो, और हमारा फोकस जो है वो हमारी शूटिंग प्रोसेस पे बना रहे। इसके लिए सर मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर आप पूरा दिन कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो आपको लगता है कि हेडेक हो गया, सर दर्द हो गया, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। पूरे दिन के काम से आप थकोगे नहीं। लेकिन ये है कि आप 2 दिन या 4 दिन मेडिटेशन करने से नहीं होगा, ये आपको अपने डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, तब जाके आपको फायदा होगा इन चीजों ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर बड़ी एक अचीवमेंट आपने अभी हासिल करी है, अर्जुन अवार्ड। लेकिन जब आपको से। अर्जुन अवार्ड की खबर मिली कि हाँ भाई आपको ये हासिल होने वाला है, तो आपका जी उस टाइम पहला रिएक्शन क्या था, और आपकी फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था? सर, अर्जुन अवार्ड, जहां तक बात है अर्जुन अवार्ड की, तो मुझे 2023 में भी उम्मीद थी जी कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन 2024 में, क्योंकि मैं ज्यादा छोटी चीजें हो चाहे बड़ी चीजें हो, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ सर। मैं अपने आप को शांत बनाए रखता हूँ। मुझे पता था, कंफर्म था, क्योंकि मुझे ये था, मैं कॉन्फिडेंस था कि इस बार का अर्जुन अवार्ड आर्चरी में मुझे तो मिलेगा ही, और भी किसी को मिल सकता है। किसको मिलेगा वो मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे मिलेगा ये मुझे पता था। तो जी। इसलिए जब अनाउंसमेंट आई, तो क्योंकि ये चीज पहले से साफ थी, हमें पता था कि हाँ मिलेगा, तो ज्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं सर। और आपकी फैमिली और कोच साहब की एक्साइटमेंट, वो एक्साइटेड थे? तो देखिए सर, अगर मुझे पता था तो इसका मतलब मुझे मेरे कोच ने बोला था कि हाँ इस बार का तुम्हें ही मिलेगा। तो उन्होंने तो मतलब जब अर्जुन अवार्ड जो है हमने अप्लाई किया था, उससे पहले ही बोल दिया था कि इस बार का तो तुम्हें ही मिलेगा। तो जी वो तो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं हमसे भी ज्यादा। जी। और जी। फैमिली का क्या रिएक्शन था सर? फैमिली सर, आपको सही बताऊं, मेरी फैमिली को इतना स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा वो नहीं है उनको। नहीं पता कि अर्जुन अवार्ड क्या है, बस उनको ये है कि हाँ हमारे बच्चे को मिला है, बस इतना उनके लिए काफी है।
सर अर्जुन अवार्ड अचीव करने के लिए एक एथलीट को कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए और कैसी डेडिकेशन चाहिए, ये बता। सर देखिए, डेडिकेशन तो आपको सबसे पहले चाहिए, क्योंकि आप अपनी गेम को कितना प्यार करते हैं ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। जी। दूसरा ये है सर कि आपको कंटिन्यू आपको खेलना पड़ेगा। जी। मैं सर आपको बताता हूँ कि मैं 14 तारीख को 14 सितंबर को पैरालंपिक्स से मेडल लेके घर पहुंचा था। जी। 15 तारीख को मेरे रिश्तेदार जितने भी थे, मैं क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आप बारी बारी आओगे, मैं बारी बारी सबको टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो आप एक दिन 15 तारीख को सभी लोग आ जाओ, जी। जिसको मुबारकबाद देनी है, क्योंकि 16 तारीख को मैं प्रैक्टिस पे जाऊंगा। ओके। ऐसी डेडिकेशन चाहिए सर आपको। आप बोलोगे नहीं मैं नेशनल खेल के आ गया, मेरा मेडल नहीं आया, मैं 8 दिन घर में रेस्ट कर लेता हूँ, तो वो भूल आपको, अगर फिर आप सोचोगे कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, वो बहुत मुश्किल है सर। 2019 में मैंने शादी की थी सर, और 2019 में जिस दिन मेरी रिसेप्शन थी, मैं 12 बजे वहां से गायब हो गया था। ओके। क्योंकि ओके। क्योंकि सर आपको डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना, मुझे मेरे कोच ने बताया कि मुझे 300 तीर चलाना है दिन में। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मैं अवेलेबल हूँ और मैं ग्राउंड जाऊं, मैं घर पे नहीं रुकता सर। तो आपको ये अपनी डेडिकेशन शो करनी पड़ेगी। ग्रेट। ये ऐसे नहीं होगा सर। ये 4 दिन प्रैक्टिस करने से, अगर ऐसा होता, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आज तक कोई अर्जुन अवार्ड क्यों नहीं है? जी। जी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा सर, कि जम्मू कश्मीर में अर्जुन अवार्ड को तो छोड़िए, हमने पैरा आर्चरी में ओलंपिक का मेडल तक दे दिया। जी। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है, तो आप पूछिए कभी किसी को। जी। सर हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हर स्टेट में इस वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और पैरालंपिक एशियन गेम्स, इन मेडल एक पॉलिसी होती है सर। उस पॉलिसी के तहत बच्चों को कैश अवार्ड, जी। स्टेट अवार्ड और एक अच्छी खासी जॉब। जी। लेकिन सर आज मुझे बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि हमें ना तो कोई कैश अवार्ड है, ना ओके। कोई हमें जॉब है, और ना हमें मिलेगा कुछ, इसकी उम्मीद है। अगर आप देखो सर, आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि जी। आप आर्चरी करो, जी। तो मैं क्या बोलूँ आपको कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आपको क्या देगी? बिल्कुल। क्या आपके पास जवाब है? नहीं है सर। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो दिव्यांग हैं, वो क्योंकि उनको पता है, या तो वो पढ़ लिख गए हैं, जी। अच्छा, जॉब अगर मिली होगी ठीक है, नहीं तो किसी दुकान पर काम कर रहे होंगे। तो आप अगर किसी दिव्यांगन भाई को या बहन को ये कहो कि आप आर्चरी करो, आप शूटिंग करो, बहुत सारे गेम हैं पैरा में भी। आज जी। इंडिया पैरालंपिक में 15 स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जाता है सर। जी। जी। तो आप किसी को कैसे मोटिवेट करोगे? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें जम्मू हम्म। कश्मीर गवर्नमेंट जॉब देगी? नहीं पता तुम्हें। क्या तुम्हें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जी। उस पॉलिसी के तहत तहत तुम्हें पैसा मिलेगा? पता नहीं। कैसे कोई आगे आएगा? जी। बहुत मुश्किल है सर इस तरह से। क्योंकि हम लोग तो, मैं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आज मैं छोड़ देता ये सब, जी। लेकिन मेरा ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे श्राइन बोर्ड ने, जो उन्होंने मुझे सारी फैसिलिटी तो दी ही दी, जी। लेकिन 2024 में श्राइन बोर्ड ने मुझे असिस्टेंट कोच की जॉब भी दे दी, जिससे कि मैं ग्रेट। अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता सर, तो नेचुरली मैं तो पैरालंपिक के बाद छोड़ देता, क्योंकि मुझे मैं कुछ काम करता। जी। क्योंकि आज मेरी एज 40 साल होगी, मैं 2 साल और खेल लूंगा, 3 साल और खेल लूंगा, जब तक खेल रहा हूँ तब तक सेंटर से कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा, मेरा पालन पोषण चलता रहेगा परिवार का। उसके बाद कहाँ जाऊंगा मैं? जी। ये एक बहुत बड़ा उसके बाद चैलेंज उसके है। बाद उसके देखो ना सर, आप मुझे बता दो क्यों नहीं है जम्मू, क्या जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी है? नहीं, क्या बिल्कुल आपको नहीं। ऐसा लगता है? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं।
जम्मू, अगर देखो सर, हिंदुस्तान का मतलब पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए अगर एक फास्ट बॉलर जम्मू कश्मीर से निकल सकता है ना, तो मेरा ये मानना है कि अगला आने वाला सचिन तेंदुलकर भी निकल सकता है। लेकिन क्यों निकलेगा कोई? उनको तो, क्रिकेट खेलने वालों को तो आईपीएल ये वो हर चीज में पैसा मिल जाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल में की अगर मैं आपको बात करूं सर, सारे मेडल हमने दिए आर्चरी में। जी करीब करीब 35 इंटरनेशनल मेडल पैरा आर्चरी ने जम्मू कश्मीर को दिए। जी आज अगर पैरा आर्चरी की टीम नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप खेलने जाती है, वहां 4 लोग जाते हैं, वो 4 लोग सेम टी शर्ट पहन के नहीं खेल सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल हमें एक ट्रैक सूट टी शर्ट भी नहीं देती। पर वहां पे नेशनल में क्या होता है ना सर, इंटरनेशनल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन नेशनल में क्या होता है सर, रूल तो सेम होता है ना। जी अगर मैंने ये जर्सी पहनी हुई है, तो मेरा जो टीममेट होगा लड़का या जो टीममेट होगी लड़की, उसको सेम टी शर्ट पहन के मेरे साथ खेलना है। जी तब मैं कटरा में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे साथ जो लड़का टीम में खेला, हम दोनों ने गोल्ड मेडल लिया, चैंपियन बने हम दोनों जम्मू कश्मीर के लिए, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करता है। जी तो क्या हम सेम टी शर्ट ले सकते हैं? अगर मैं बिल्कुल अपने लिए खरीद लूं, वो अपने लिए खरीद ले, कैसे सेम होगी वो? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो गवर्नमेंट को, ये तो स्पोर्ट्स काउंसिल को देखना है ना। जी और बातें ये होती हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स काउंसिल का कहीं नाम नहीं लेते। जी तो मैंने आपके सामने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का 50 बार नाम लिया, बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने बनाया। जी आज जम्मू कश्मीर के लिए या पूरे देश के लिए अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, मुझे श्राइन बोर्ड ने दिया। जी लेकिन आज तक मुझे ऐसा सुनने में आया था, मुझे पता नहीं है सर इस चीज के बारे में, कि स्टेट अवार्ड जो पहले शेर कश्मीर था, स्टेट अवार्ड कुछ प्लेयर्स को 2-2 बार भी दिया जा चुका है। ओके। लेकिन क्या हम लोग अर्जुन अवार्ड लेने के बावजूद भी स्टेट अवार्ड लेने के हकदार नहीं है? हर इंसान ये सोचता है मुझे अपना घर भी सम्मानित करे, अगर पूरी दुनिया सम्मानित कर रही है तो। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा तो हुआ नहीं ना, क्योंकि मैं 2019 में जब जब सर 2019, 20, 21, 22, 23 में, जैसे अर्जुन अवार्ड की प्रक्रिया होती है, एक फॉर्म निकलता है, उसको भरना पड़ता है, फिर जाके अर्जुन, मैं 5 साल भरते आया हूँ सर। क्या जी 5 साल में मेरी परफॉर्मेंस से जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा डिजर्व करता है स्टेट अवार्ड? जी आज 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 सर हम बड़े दुखी मन से बोलते हैं कि हम भाई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जी भाई गवर्नमेंट का कोई आदमी उठ के हमें बताए कि हाँ, कि तुम भाई गलत कर रहे हो। जी जी सर आज ठीक है, पहले हम नहीं बोले, आज सरकार है जम्मू कश्मीर में। जी मुझे मुझे ऐसी उम्मीद थी, पर मेरी मतलब दिल टूट गया, उम्मीद टूट गई मेरी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मतलब जो भी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनते ही हम लोगों को बुलाएंगे और सम्मान देंगे, क्योंकि इतने बड़े कंपटीशन में मेडल लाने के बाद सर, आपको कैश अवार्ड के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सब। और हमारे हमारे जितने भी साथी थे, किसी ने नहीं भरा, और उनको वो कैश अवार्ड मिल गया। जी मुझे जी उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी या खेल मंत्री जी हमें बुलाएंगे, लेकिन बड़े जी। दुखद से कहना पड़ रहा है कि किसी ने हमें बुलाया नहीं। आज अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो एक्स्ट्रा माइल्स पे जा रहे हैं, देश का, स्टेट्स का, सोसाइटी का नाम रोशन कर रहे हैं, वो आगे आए, मिलें, बात करें उनसे, उनके दर्द को समझें, ताकि और आर्चर और राकेश सर जैसे लोग जम्मू कश्मीर में मोटिवेट हों, आगे आए, देश का नाम रोशन करें। ये छोटे छोटे पार्ट अगर हम अपने अपने निभाना शुरू कर दें हमारे प्लेयर्स के लिए, तो हमारे बड़े दिल से प्लेयर आगे आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सर, आपने, आपकी, आपके कोच साहब ने जिंदगी बदली। क्या आपका कुछ ऐसा जी। आने वाले टाइम पे डिसीजन या सोच है कि जो आने वाले एथलीट्स हैं, खास करके पैरा एथलीट्स,
तो आप उनको कोचिंग देना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे या वर्चुअली उनसे मिलना चाहेंगे, या कुछ ऐसा प्लान है आपका सर? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में तो मैं कोच हूँ ही। जी। पर अपने जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता सर, कहीं भी नहीं लगता मुझे, अब तक की मेरी जर्नी में या अब तक जो मेरे साथ होता है, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि और कोई ऐसा दिव्यांगन मेरा भाई बहन उठ के आएगा कि नहीं हमें आर्चरी करनी है, जहां हमें शूटिंग करनी है, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर जी। उनकी हेल्प करूंगा, चाहे किसी भी तरीके से मुझे करनी पड़े। ग्रेट 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 ग्रेट। क्योंकि ये तो सर उम्मीद 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 टूट सी गई है, क्योंकि एशियन गेम में 5 मेडल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार होगा सर कि किसी एक स्टेट के 2 प्लेयर ने एशियन गेम में 5 मेडल लिए, एशियन चैंपियनशिप में फुली चैंपियन बन के आगे। तो जी। ये सर कोई छोटी बात थोड़ी है, छोटा अचीवमेंट थोड़ी है। लेकिन उस अचीवमेंट को अगर आप सराह नहीं सकते, हाँ, सर एक स्पोर्ट्समैन को जरूरी नहीं होता कि सब कुछ कैशो अवार्ड ही सब कुछ होता है। जी। आप उसकी पीठ थपथपा दो, आप उसको शाबाशी दे दो, आप उसको एनकरेज कर दो, आप उसको बढ़ावा दे दो, वो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सर अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, एक क्विक आंसर देना सर। ठीक जी है सर, शुरू बिल्कुल। करें। सर आपका जी फेवरेट आर्चरी मूवमेंट क्या है सर? सर, लगातार 10 पे 10 मारना। ग्रेट सर। सर सबसे टफ कंपटीटर कौन सा रहा? सर चाइना का एक खिलाड़ी है एक्सलिंग, जो मेरे लिए थोड़ा टफ है। एक शब्द में अर्जुन अवार्ड लेने का एक्सपीरियंस। सर गुरु की कृपा। आपका फेवरेट प्री मैच स्नैक, गेम खेलने से पहले सबसे पहले क्या खाते हैं सर? सर मैं ज्यादा कुछ नहीं खाता, बस गेम खेलते खेलते थोड़ा थोड़ा एक एक सिप पानी पीता रहता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। और राकेश जी की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है सर? सर मैं ज्यादातर दाल चावल खाना पसंद करता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। और राजमा चावल सर अपने डोगरों का? नहीं, वो भी खाते हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा शरीर मोटा है, डाइटिंग हाँ। का इशू रहता है, डाइटिंग। तो इसलिए राजमा चावल थोड़ा कम, लेकिन दाल चावल खा लेते हैं। ओके। जी। अपने जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छी घूमने वाली डेस्टिनेशन कौन सी अच्छी लगती है सर? सर मैं आपको सच बताऊं तो मैं घूमना फिरना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मैं अभी मेरी उम्र 40 साल हो गई, मैं पत्नीटॉप सिर्फ एक ही बार गया हूँ। ओके, आपके उससे पास है। आगे मैं कभी गया नहीं। ओके। ओके। हाँ, तो श्रीनगर में एक ही बार गया था, लेकिन घूमने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। तो लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में अगर मैं घूमने की बात करूं, तो सर मुझे जम्मू में बावे वाली माता का मंदिर जो है वो बहुत पसंद है। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ शायद, पर एक बार अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। ग्रेट। सर तो जितने भी जम्मू कश्मीर के या इंडिया के यूथ हैं जो जिंदगी के जी। किसी फील्ड में भी चैलेंज फेस कर रहे हैं या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान हमारी माँ है। जी। उसके बाद जो भगवान है वो हमारे पिता है। तो अगर जी। आपको जिंदगी में कामयाब होना है जी। और आगे बढ़ना है, तो मंदिरों में भटकने के सिवाय आप सिर्फ रोज सुबह शाम उठ के अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लो, आप कामयाब हो जाओगे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपकी जी। सक्सेस का असली मंत्र सर? सर सक्सेस मेरे लिए ये है कि मैं जब गेम करता हूँ, जब मैं स्टेडियम में अंदर अपनी आर्चरी रेंज में होता हूँ, तो मेरा फोकस मेरी गेम पे होता है, जी। मेरी प्रोसेस पे होता है। लेकिन जैसे ही मैं गेट से बाहर निकल जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, और यही मेरे लिए सक्सेस मंत्र है। ग्रेट सर, बहुत जिंदगी बहुत। की हर मोमेंट को एंजॉय करो। अगर आप ग्रेट। गेम भी करते हो, उसको एंजॉय करो। आप बर्डन लेके, लोड लेके, दिमाग में प्रेशर लेके आप खेलोगे, आप उतना अच्छा नहीं खेल पाओगे जितना अच्छा आप खुश रह के खेल पाओगे। और आप देख लो सर, अगर आप 24 घंटे अपने चेहरे पे गुस्सा रखते हो, उसका आप पे क्या प्रभाव होता है, और अगर आप खुश रहते हो तो उसका क्या होता है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि खुश रहो, और आप खुश रहोगे तो आपके साथी जो हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं, वो भी खुश रहेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन। 2009 जी। के इंसिडेंट्स के बाद जी।
और जी 2017 के बाद जी जो राकेश जी हैं वो अपनी लाइफ को कैसे देखते जी। हैं? सर मैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर में चाहे शायद मतलब 50-60% लोग राकेश कुमार को नहीं जानते हैं। तो जी। मैं इस लाइफ को जीना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं मानता, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मैं जब ग्राउंड में घुसूं तो मैं अपने कोच के सामने वही फ्रेश राकेश कुमार बन के जाऊं, जो मैं 2017 में जब पहली बार गया था वैसा हूं, ताकि मेरे कोच साहब मुझे और सिखाएं, और मेरे अंदर जो सीखने की भूख है वो कभी खत्म ना हो, ताकि राइट सर। जो मैं अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी भूख को कायम रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर, आपकी लाइफ टोटली इंस्पिरेशनल है। इतना कुछ सीखने को मिला कि हम जिंदगी की छोटी छोटी स्ट्रगल को देखते और कहते हैं यार लाइफ क्विट कर लो, पर आपकी इतनी स्ट्रगल, इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी, और स्टिल यू आर डाउन टू अर्थ। अभी भी कह रहे हैं मुझे मतलब सेलिब्रिटी नहीं बनना है, मुझे अपने कोच के सामने नतमस्तक होके सीखना है बस। इट्स अ ग्रेट थिंग सर, इट्स अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर वो जो उन्होंने जो कर दिखाया है ना, मतलब एक 7 साल में एक एकेडमी बना के, उस एकेडमी में दो दो अर्जुन अवार्डी, ओलंपिक में मतलब वर्ल्ड का हर वो मेडल, जहाँ पे मैंने या शीतल ने, जहाँ हम दोनों ने जहाँ भी वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ के हर कंपटीशन का मेडल हमारे पास है। और ये सिर्फ एक 7 साढ़े 7 की साल की जर्नी में हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम में डेडिकेशन है, हम जुनूनी हैं, तो हमारे कोच हमसे डबल ट्रिपल जुनूनी है, जिन्होंने एग्जैक्टली। हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। और इन सबका भी श्रेय मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन श्री मनोज सिन्हा जी को दूंगा, जिन्होंने के अपनी सपोर्ट का हाथ हम पे बनाए रखा है, और जिसकी बदौलत ये सब श्राइन बोर्ड में मुमकिन हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और इसी के साथ आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके कोच साहब को बहुत बहुत मुबारक, आपकी एकेडमी को बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, हमारे देश का नाम रोशन करते रहें, और हम गवर्नमेंट से भी दरखास्त करेंगे कि सर के साथ जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ रहे हैं उनकी स्पोर्ट्स सपोर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बता